हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद होंगे रऊफ क्लास्ट्रा साहब। 26वीं आईनी तरमीम आखिरकार मंजूर हो चुकी है। हुकूमत ने पार्लियामान की बढ़तरी का ऐलान कर दिया। अपोजिशन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुकाबले में नाकाम। PTI के अपने मेंबरान बागी हो गए। 4 आज़ाद अरकान ने वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। ख्वाजा आसिफ की जजेस के हवाले से सख्त तकरीर। नया चीफ जस्टिस कौन होगा, सबकी नजरें इस अहम तैनाती पर जम गई। आईनी तरमीम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर ऐवान हमारे साथ मौजूद होंगे। हामिद खान और अली अहमद कुर्द ने आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान का मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस मानने से इनकार। क्या वकला तहरीक कामयाब हो पाएगी? PTI ने वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाक को लॉन्ग मार्च की धमकी। अरकान ने अपनी सफाइयां देना शुरू कर दी। आईनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, अहम नाम शामिल कर दिए गए। कल इजलास तलब कर लिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी आईनी अदालत से मुतल्लिक अहम बयान दे दिया है। डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। PTI के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं, साबिक पार्लिमानी अफेयर्स के वज़ीर हैं और साबिक सेनेटर भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। डॉक्टर साहब, आप खुद लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ी रोशनी डालिएगा। ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, इसके बाद हुकूमत ने कहा है कि अब जो है अदलिया में से, अदालतों में से सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता था, वो तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं। अदलिया जो मुदाखलत करती थी या ओवर रीच हो जाती थी, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप कैसा देख रहे हैं इसको? थैंक यू राव साहब एंड थैंक यू रबिया। देखिए, पहले तो अगर आप 26 आइन की तरमीमें जो है वो सारी की सारी देखें तो उनमें से जो 9 तरमीमें हैं वो गिन के और चुन के और टारगेट करके अदलिया के खिलाफ आई थी। आईनी तरमीम 9 तरमीम आई अदलिया के खिलाफ। जो LFOs आए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए, 5 मार्शल लॉज में मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये है कि ये लंबी डिबेट है कि अदलिया ने कभी ओवर रीच किया। अगर नसीम हसन शाह नवाज शरीफ को बहाल कर दे तो अदलिया बड़ी अच्छी है, और अगर इमरान खान को आधी रात को बैठ के एक अदालत खुले और वो बुलाए भी कोई ना, शहबाज को बुला ले, बिलावल को बुला ले और सुने बगैर उसको घर भेज दे और फिर असेंबली में मुदाखलत करके कहे कि स्पीकर इस तरह बैठेगा, इस तरह उठेगा, असेंबली इतने दिन बैठेगी, इतने दिन उठेगी, वो तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। ये जो असली मौजू है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है वो ये है कि क्या इस तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद हुई है। इसलिए कि आज भी आर्टिकल वो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिवली अदलिया को 5 साल के अरसे के अंदर अलहदा किया जाए। 5 साल के अंदर जनरल मार्शल लॉ लगा के बैठ गया और वो उसने फिर जो मजलिस शोरा बनाई, उस शोरे में से 14 साल एक्सटेंड कर दिया गया उस पीरियड को। अब जो सूरत है वो इस तरह से है कि तकरीबन को 12-13 पार्लियामेंट्री मेंबर्स होंगे, कुछ सेनेट से होंगे, कुछ नेशनल असेंबली होंगे। वो चुनेंगे एक चीफ जस्टिस को और 3 नाम जो है वो भेजेंगे। चुन के जो भेजेंगे वो शहबाज शरीफ अकड़ बकड़ करके उंगली रखेंगे आंखें बंद करके और फिर चीफ जस्टिस लग जाएगा। ये तो जेरे पा आ गई, यानी ये पता नहीं बूट पे ले आई है, स्लीपर पे ले आई है, चप्पल के नीचे आ गई है। लेकिन अदलिया तो अदलिया रही नहीं। दूसरा, मैं आपको शॉर्टली कमेंट करता हूँ इसलिए कि रऊफ साहब बेचैन हो रहे हैं, उनकी मैं मुस्कुराहट देख सकता हूँ सवाल करने के लिए। मैं दूसरा शॉर्ट कमेंट ये करने लगा हूँ कि जो हाई कोर्ट है उसकी अब ACR लिखा करेगा मेरे गांव का हवलदार बशीर। इसलिए कि हवलदार बशीर अगर चला गया कल असेंबली में तो उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो मुल्क के 5 हाई कोर्ट्स के जजेस जिनमें बेशुमार पढ़े लिखे और बेशुमार बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बेयर मिनिमम डिग्री होती है वो भी सब के पास ग्रेजुएशन के बाद की है, तो वो कहेगा जी कि इन्होंने ठीक काम किया है या नहीं किया। इसलिए
अदलिया पहली दफा उसको हथकड़ियां डाली गई, बेड़ियां डाली गई, जंजीरें डाली गई और गले में तोक डाला गया और उसका नाम पार्लियामेंट की बालादस्ती रखा गया। तो डॉक्टर साहब, बिफोर वी मूव ऑन टू क्लासरा साहब, आपके एक्सपीरियंस से ये सवाल मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। आपने कहा ये वज़ीर आज़म का इस्तिकाक होगा या हुकूमत और पार्लियामान के पास पावर्स हैं अब, तो आप बताइएगा कि फिर आप क्या देख रहे हैं, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? देखिए, पहले तो ये है कि ये पार्लियामान इलेक्टेड नहीं है, ये पार्लियामान सिलेक्टेड है। ये जिन्होंने बनाया है ताकत उन्हीं के पास रहेगी। इस पार्लियामान के पास क्या ताकत है? इसके 5 वजीर कह चुके हैं, पहले ही ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं जी हमें जिन्होंने बिठाया है उनसे पूछो, हमें जो लाए हैं आप उनसे पूछो, हमें जिन्होंने मजबूर किया पाकिस्तान की खिदमत करें, ये जो पिछले 40 साल में जो कमी रह गई वो पूरी करें मिलजुल के सारे। तो ये तो सवाल उस तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैं गैस वर्क कर सकता हूँ कि कौन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेरी दरखास्त होगी जो तीनों जजेस की, अगर इनके नाम है जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, मंसूर साहब हैं, आफरीदी साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं, तो ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल के लिए तीनों खड़े रहे वक्तन फवक्तन और सीनियरिटी का प्रिंसिपल इनके दरमियान जब भी आए तो इनको एडहेयर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया सर। सर अभी आप कह रहे थे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर का अंदाज़ा है, बड़ा आपसे पुराना ताल्लुक़ है सर। आपने जो मजलिस से इसको शूरा को मजलिस शोरा कहा और मुझे पता है आपने जानबूझकर कहा इट वाज़न्ट अ स्लिप ऑफ टंग, तो मुझे उस पर हंसी आ गई थी कि मजलिस से उस पर। और प्लस जो आपने ये अदलिया के बारे में कहा कि जूते तले आ गए, बूट तले आ गए, किसके तले, तो मैं उस पर थोड़ा सा आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट सर। नो कमिंग टू द पॉइंट सर, आपने कहा है कि उसको सीनियर मोस्ट वो जज को बनाना चाहिए। अगर सीनियर मोस्ट जज को बनाना था तो इतना बड़ा मेला रचाने की क्या ज़रूरत थी सर? आपकी उम्मीद अपनी जगह, वो कहते उम्मीद अच्छी चीज़ है, लेकिन उम्मीद जो है स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती। अगर उन्होंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम करना था तो इतना बड़ा मेला तो नहीं रचाना था सर इन्होंने, वो तो फिर चलता रहता सारा कुछ। अच्छा, मेला रचाने की वजूहत आपने बड़ा इंसाइसिव क्वेश्चन किया हमेशा की तरह। 3 वजूहत है मेला रचाने की, बड़ी ऑब्वियस है, जिसको कहते हैं नविश्ता दीवार सर, वो है। सबसे पहली वजह यह है कि ये सारा कुछ किया क्यों गया? ये सारा कुछ इसलिए किया गया है कि एक ऐसी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी जिस तरह बीडी सिस्टम बना था किसी जमाने में, और उसके अंदर उस वक्त 4.5 करोड़ की आबादी थी और 80,000 सिर्फ वोटर्स थे। ये जो कोर्ट होगी जिस दिन जजेस के नाम आएंगे, बाहर से जो जजेस लाए जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे और बल्कि मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर आपको बोलना पड़ जाएगा। एक बात ये हो गया सर। दूसरा जो है, इसलिए कि आप जो शराइत लिखी हुई है ना कि कौन कौन वकील लग सकता है, तो आई कैन गैस के कहां से कौन सा आएगा। एक पहलू ये हो गया इसका, ये अपने कोरोनीज ला के, जिस तरह से पहले कोरोनीज, मसलन पंजाब की पुलिस इस वक्त टोटली पॉलिटिसाइज्ड हो गई है, उसका सबब है इसलिए कि भर्तियां कौन करता रहा। जब जुडिशरी में पॉलिटिशियन भर्तियां करेंगे जजों को और उनकी ACRA लिखेंगे, तो पहला नुक्ता मेरा मुकम्मल हो गया। दूसरा नुक्ता बड़ा शॉर्ट है, वो ये है कि कोई है जिसको इस तरह की हैंड पिक्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, और हो सकता है वो बहुत बड़ा कोई बाप हो या बाप का भी बाप हो जिसको जरूरत हो। आप बाप के बाप से कोई बुजुर्गी पे मत चले जाइएगा, उसका सियासी मतलब भी निकल सकता है और वाकयाती मतलब भी निकल सकता है। तो ये जो उनकी जरूरत पूरी करने के लिए, आपने देखा नहीं कि जब कामरान मुर्तजा के पास बिलावल गए तो उन्होंने जाके क्या कहा? उन्होंने कहा बस आप मान जाए ना, हमारी बड़ी मजबूरी है। और आपको पता है हालत मजबूरी में मौलाना किसी को नाराज नहीं करते। उनके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का देसी घी का एक बारीक इलायची वाला हलवा है, उस हलवे से वो सब की तबादू करते हैं। आपको याद है जो अपने इस्लामी निजाम के लिए इन्होंने मुल्ला मिलिट्री अलायंस फॉर्म किया था, उसने वही इनलाइटन मॉडरेशन वाला जो कुत्ते की तस्वीर खिंचवा के परवेज मुशर्रफ मरहूम ने, उसको इन्होंने मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने वर्दी समेत वोट दे दिया था। तीसरी और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हजम नहीं हो रही लोगों को वो जजमेंट्स और वो खतूत जो अदलिया ने ओपन किए हैं, वो मुदाखलतें जो पिछले दरवाजों से होती रही हैं, उनको अगले दरवाजों से लोगों ने पब्लिक कर दिया। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपने बड़ा सर तफसील से इन तमाम इश्यूज़ पे रोशनी डाली है। एक आपने इसमें कमेंट किया सर, वेरी मीनिंगफुल,
कि सारे क्रोनिस जो हैं मोस्टली ये जुडिशरी में ले आएंगे सियासतदान जो हैं, और ये ख़तरा जो है ये बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि इन्हीं के पास अक्सरियत होगी पार्लियामेंट्री कमेटी जो जुडिशल कमीशन बैठेगा, फेयर इनफ। तो लेकिन माजी में सर आप खुद भी कहते रहे, और जो बातें ठीक भी हैं, कि बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने वकला कराम है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आप सबको जानते हैं, उन पे भी ये इल्ज़ामात लगते थे कि वो स्पेशली लाहौर के अपने अपने चैम्बर्स के वकीलों को वो जज लगवा लेते थे सर, और फिर कल को उन्हीं के ज़रिए अदालतों को कंट्रोल किया जाता था, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए जाते थे, और फिर अपनी पार्टीज़ के दरमियान लाइक एंड डिसलाइकिंग पे जाते थे। तो पहले जो सिस्टम था उस पर वकला पे इल्ज़ाम लगता था, जो बड़े ग्रुप्स हैं, कि वो अपने वकील ले आते हैं, उनको वो जज बनाते हैं। अब ये सियासतदानों पे लगेगा, तो कहाँ पे कोई फार्मूला हो सकता है सर? ना वकीलों से हमें कोई अच्छे जजेस वाली बात नज़र आती है, सियासतदानों से तो उम्मीद रखना, वो कहते हैं वैसे ही इतना ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं रह जाती, तो लोग कहाँ गए सर? इत्तेफाक करता हूँ, लाहौर में ऐसा हुआ, और अब वो वकीलों की दो नस्लों ने ये ऐसा किया। तो एक नस्ल ये जो मौजूदा है, इसमें सारी उम्र के लोग शामिल करके, वो नहीं, उससे पीछे भी लोगों ने लगवाए अपने चैम्बर के, और ये शुरू हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके बेशुमार शागिर्द हैं, वो फौत हो गए, एक चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने शुरू किया था, और चूंकि उनके जो बड़े शागिर्द थे उनको वो भी बेनिफिशियरी थे, वो भी फौत हो गए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं बिल्कुल अमरे वाकया आपने कहा, इससे मैं एग्री करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप सारे मसाइल, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपसे सवाल है सर, आपने 2010 में बहुत बड़ी बैटल लड़ी थी सर, आई रिमेंबर दैट। आप थे, गवर्नर सलमान तसीर साहब थे, जरदारी साहब थे, आप लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त, ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस थे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे। इन्होंने 23 एडहॉक जजेस की लिस्ट भेजी थी जिनको आपने रजिस्ट किया था कि इनको नोटिफाई नहीं करना। क्या रीजन थी सर? इसी से मिलती जुलती थी वो, मेरा ख्याल एक ही बिरादरी के जजेस थे जो उस वक्त बताया गया, तो वो सिलसिला तो तीन चीजें थी सर। कुछ तो कार डीलर थे उनमें से, जिनका पेशा था और साथ उन्होंने लॉ किया हुआ था। अच्छा। कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे और कुछ डीलर वीलर थे सियासत के। उनमें से फिर तकरीबन 19-20 जो नाम थे वो ड्रॉप हो गए थे। मैंने वो अपना फैसला भुगता भी, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से मैं खड़ा था कौम के लिए कि बेहतर अदलिया हो। आपके जो पिछला सवाल था उसका आखिरी लाइन पे मेरा तबसरा ये है कि ये सारे मसाइल मद्देनजर रखते हुए कि क्या रास्ता निकाला जाए। जो जुडिशल कमीशन बना था पहले, देखिए अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को जरूरत होती तो वो 2/3 मेजोरिटी से वो नहीं बना सकते थे। बीबी ने कभी इसकी बात की या नहीं की। ये अब जरूरतें आ गई हैं सियासी, अब है लोगों के खिलाफ मुकदमात, अब है लोग भुगत रहे हैं अदालतें, इसलिए उनको अपनी मर्जी के जजेस दोबारा चाहिए। इस पे जो 2 केसेस हैं वो याद रखने वाले, एक शरफ फरीदी फॉर्मर, जिस तरह आपके डॉक्टर अल्ताफ होते थे उसी तरह के एक बड़े मशहूर आदमी थे कराची के, वो फॉर्मर सेक्रेटरी थे सर। वो 84 में उनके कहने पे जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी कि अदलिया को एक फौरी तौर पे आइन का तकाजा पूरा किया जाए, एग्जेक्टिव से आजाद किया जाए। दूसरी जो जजमेंट है वो अल जहाद ट्रस्ट केस 1 है, 2 फैसले थे उसके, सजाद अली शाह के मामले में। उससे मसला हल हुआ था बड़ी हद तक, और उसी की स्ट्रेंथ के ऊपर जो आप कह रहे हैं ना, नाम रिजेक्ट हो गए थे। जो मैंने उस वक्त कमीशन के अंदर मुखालफत की थी तो नाम रिजेक्ट हुए थे जी। अब कौन सा नाम रिजेक्ट होगा? अब तो जो डीलर वीलर वाला काम है वो ज्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने याद होगा, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, शायद हमारी नई नस्ल में से बाज़ लोगों को ना पता हो, आपने एक रेफरेंस तैयार किया था सर, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो डेथ उनको पेनल्टी दी गई थी उस पर जो इनजस्टिस हुआ था। आप लॉ मिनिस्टर थे, जरदारी साहब सदर थे, और आप एक रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस है, और आपने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया था। कोई नहीं देता था, आपने इस्तीफ़ा दिया, वजारत छोड़ी, और आपने भुट्टो साहब को ये अगेन एक तरह का इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट्स की। उस वक्त तो इंसाफ नहीं मिल सका था, लेकिन काजी ये फैज़ ईसा साहब ने वो इंसाफ किया जिस पे बिलावल ने उनकी तारीफ भी की है। आप सेटिस्फाइड हैं कि वो जो काम आपने शुरू किया था 2010 से 2009 था सर, कि वो अपने ये मनते के इंजाम तक पहुंचा और ये भुट्टो साहब को वो इंसाफ जो था वो मिला और काजी फैज़ ईसा साहब ने दिया? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस केस को हाथ लगाने से लोग डरते रहे। ये केस निकला लेकिन इंसाफ पूरा नहीं मिला। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, जो प्रेयर की गई थी उधर नहीं गए। फिर इस पे उन्होंने खुद बात की। जस्टिस तारिक साहब का अलविदाई खाना था, उसमें मैं भी था उसी टेबल के ऊपर, और पूरी अदलिया थी सुप्रीम कोर्ट की, और पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे खुद एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आप क्यों नहीं आते।
तो फिर मेरी एक जो उनके कलीग थे उन्होंने उनको कहा कि इनको छोड़ के, उन्होंने वकील बदल के एतजाज अहसन साहब का वकालतनामा दिलवाया था, ये क्यों आएंगे, जब वकील सुपरसीड हो जाए तो वो नहीं फिर जाता। फिर उन्होंने कहा मैं आपको बुलाता हूं, तो मैंने उस पर माजरत की कि इस तरह से बुलाने के ऊपर मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, लेकिन इंसाफ हुआ इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, और इंसाफ आधा हुआ इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है, और इंसाफ में जो ताखीर हुई उसके लिए कभी जो वारसान पार्टी थी उसमें से किसी ने एक आने की दरखास्त नहीं दी कि इसका फौरी तौर पर फैसला किया जाए। इस केस से लोग इतना डरते थे जी। और आप समेत बहुत सारे दोस्तों ने मुझे लॉ यूनिवर्सिटी छोड़ने से मना कराया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए दो रास्ते थे, या मैं केस छोड़ देता, कॉज छोड़ देता और वजारत से चिपका रहता और मेरे आगे पीछे हूटर बजते रहते, और दूसरा रास्ता ये था कि मैं एक रिस्क लेता और वो रिस्क पार्शली एक्सेप्ट हुआ अल्लाह की करम नवाज़ी। नहीं, वो वाकई मुझे याद है उस वक्त बड़ा दबाव था आप पे, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका, कि इस्तीफ़ा न दे। वजारत कौन छोड़ते, वजारत कानून, लेकिन इसके बावजूद आपने छोड़ी। अच्छा सर, एक और अभी जो ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पे तनकीद आती है, लोग ये समझते हैं, जो इनका ये जज सबान का मतलब 2-3 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, वो समझते हैं जो लाहौर का ग्रुप है जिसपे पिछले कुछ अरसे से 10-12 सालों से ज़्यादा हमेशा चीफ जस्टिस लाहौर से आ रहे थे। ये उनके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद ये तसद्दुक़ जिलानी साहब आए, लाहौर से थे, उसके साकिब निसार साहब आए, लाहौर से थे, उसके बाद हमने आसिफ सईद खोसा साहब लाहौर से, फिर उसके बाद ये बंदियाल साहब, फिर अभी इन जस्टिस मंसूर साहब। तो लाहौर की बड़ी एक पावरफुल, वो समझते हैं अदलिया में एक लॉबी रही है, और काजी साहब पहली दफ़ा एक डिपार्चर हुई जो क्वेटा से आए थे, तो लिहाजा वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी भी उनकी कोशिश है उस लॉबी के जो लाहौर से है कि चीफ जस्टिस जो है वहीं से होना चाहिए, किसी और जगह से नहीं होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि लाहौर का बहुत पावरफुल एक ग्रुप है, 2013 के बाद उन्हीं के ये जजेस या उनके चीफ जस्टिस से लगते थे? ये ग्रुप जो था ये सारा का सारा बनवाया बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस ने था, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। इफ्तिखार चौधरी साहब, आप मैं उनका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने। जो असल इशू है एक ये है, इसमें भी मैं पार्शली इत्तेफाक करता हूं, लेकिन दूसरा इशू जो था वो दो हो गए। जो काजी साहब के साथ पहला इशू ये हो गया कि वो जो गुस्सा उनकी बेगम करती रही, या जो उनका पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, हमारे वजीर आजम भी हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, उनके साथ जो उन्होंने सलूक रखा उसके ऊपर 4 जजेस के बेंच ने एक जजमेंट दी। वो उनके लिए एक ऑनरेबल एग्जिट था। कभी कभी तो फिर बंदा कोई थोड़ा सा गुस्सा कम करता है ना अपना, तो वो गुस्सा कम नहीं कर सके, वो बढ़ता गया। फिर उन्होंने लाइव करना शुरू कर दिया। फिर जब उनको बिठाया भी तो उनको सुना नहीं किया इमरान खान को प्रॉपर्ली। हेयरिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल हेयरिंग। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी शक्ल दिखा दी मैंने टेलीविजन के ऊपर तो हेयरिंग होगी। हेयरिंग बाकायदा डिफाइंड है कि हेयरिंग क्या होगी, और आर्टिकल 10A में हेयरिंग जो है वो एक बुनियादी फंडामेंटल राइट 2010 के अंदर जब मैं लॉ मिनिस्टर था हमने बनाया था ये कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए ये एक बुनियादी गलती ये थी। दूसरा ये है कि मुझे अपनी आवाज बहुत अच्छी लग सकती है, आपको अपनी आवाज बहुत अच्छी लग सकती है। ये दुनिया इंक्लूसिव है, यहाँ किसी एक की अच्छी आवाज नहीं है, सब आवाजें सुनना चाहिए। और जो जजेस हैं, ये पाकिस्तान में एक बीमारी है जो अदलिया को लगी हुई है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, लेकिन ये बिल्कुल मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। वो ये है कि अभी वकील आगे खड़ा नहीं हुआ तो उस 3 जज बैठे हुए हैं तो 6 सवाल हो जाएंगे आधे मिनट के अंदर, और 5 जज बैठे हुए हैं तो 10 सवाल हो जाएंगे। पहले सुने तो सही मिस्कीन क्या कहना चाहता है। वो हमारे एक दोस्त थे शहजाद जहांगीर साहब फौत हो गए, उन्होंने एक दफा शेर मुझे सुनाया था। वो अटॉर्नी जनरल कुछ अर्सा रहे, लाहौर वाले थे, बड़े नस्तालिक आदमी थे। उन्होंने कहा कि वकील की जिंदगी ये है कि सामने आते हैं पढ़ पढ़ के दुआएं अक्सर मानना पड़ती हैं, ना करदा खताएं अक्सर। मैंने तो जमाने हो गए, माय लॉर्ड कहना छोड़ दिया इस बात पे, जनाबे वाला कह ले, आप सर कह ले। अच्छा सर ये बताएं, ये माहौल नहीं रहा था सुप्रीम कोर्ट में सर कि लोग जाके पेश हो सके। मैं आपको 26 तारीख को बता सकता हूं कि कौन कौन से वकील हैं जो एक दफा भी जाके पेश नहीं। अरे सर ये बताइएगा, मतलब 1-2 सवाल रह गए थे आपसे बड़े इंपॉर्टेंट।
कि तहरीक इंसाफ और उनके जो हामी ग्रुप है, हामिद खान साहब ने कह दिया कि जनाब हम एहतजाजी तक ये यहाँ पे तहरीक शुरू कर रहे हैं तरामीम के खिलाफ। दूसरी तरफ PTI वाले जो हैं उन्होंने अपने नाम दे दिए हैं पार्लिमानी कमेटी के लिए सर। तो एक साइड पे तो वो उन्होंने पार्लियामेंट के फैसले को मान लिया है, वो प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनाब हम तहरीक चलाने वाले हामिद खान साहब कह रहे हैं। आप हामिद खान साहब की इस ये तहरीक के हक में हैं या आप समझते हैं कि नहीं, जो उनका बैरिस्टर गौर साहब और हामिद रजा साहब ने ज्वाइन किया है पार्लियामेंट कमेटी को, तो वो फैसला ठीक है सर? देखिए, मेरी जो बार है या वो काउटा वाली है ओरिजिनल और या फिर इस्लामाबाद वाली है। अब सर जो इस्लामाबाद की बार है, हमने एक कन्वेंशन किया, इतना भरपूर कन्वेंशन पाकिस्तान में दूसरा तो वकला का नहीं हुआ, और वो सारे लोग वो थे, अक्सर बल्कि 90% से ज्यादा वो लोग थे जो उनके ग्रुप में जिनका आपने नाम लिया है वो शामिल नहीं है, मेरे समेत नहीं। इसके बावजूद हमने कहा कि हम करेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंक्लूसिव, अगर वकला तहरीक चल सकती है, राइट आप है वकला तहरीक, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव कोई चलाना चाहेगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंक्लूसिव अगर रवैया रखा जाएगा तो उसके लिए आज भी मैं एक केस मैंने याया अफरीदी साहब के सामने किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया, वहां जस्टिस कियानी साहब के बेंच में मैंने DB में एक केस किया। तो रोक रोक के वकील बात कर रहे हैं। एक टैक्स के वकील हैं, ए पॉलिटिकल, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, तीसरी नस्ल के वो वकील हैं, टैक्स का काम करते हैं। उन्होंने रोक के मुझे कहा, मैंने कहा आपको क्या हो गया? वो कहते हैं आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है? फिर उन्होंने वो सारा जो मुझे पता था वो मुझे बताया, मैंने उनकी दिलजोई के लिए मैंने पूरा सुना। इसलिए वो चल सकती है, लेकिन एक्सक्लूसिव तहरीक उस तरह की नहीं चल सकती, इसलिए कि उस तहरीक का अंजाम आपको याद होगा कि क्या हुआ था। उस कमरे में 4 लोग बैठे हुए थे और चौथा मैं था, एक मुल्क का सदर था, वजीर आजम तो उठ के भाग पड़ा जब ये खबर आई कि जी जनरल कियानी का फोन आ गया है कि फौरी तौर पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हम जजों को बहाल कर दें। ये तो आपको याद है, ये फोन सारी दुनिया को याद है। तो वो तहरीक कोई खालिस्तन एक फरीक नहीं चला रहा था। उस तहरीक में सारी सियासी, मैं उसका इस वजह से मुखालिफ था कि सियासी जमातों के ट्रकों के ऊपर मैं भी अगर कहूं तो किसी जज को नहीं बैठना चाहिए। तो आप इस हक में हैं? अभी आपने उस सवाल का डॉक्टर साहब वो जवाब नहीं दिया, इस एहतजाज के आप हक में हैं जो हामिद खान साहब लॉन्च कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं नहीं, देखें, आप जो नाम टैग करते हैं उस नाम के अलावा कि फलां साहब या फलां साहब, वो सारे मेरे लिए मेरे कलीग है, मेरे सारे दोस्त हैं, मैं नाम की बात नहीं कर रहा। जब तक सारे इंक्लूड आप नहीं करेंगे उस वक्त तक मुअस्सर नहीं हो सकती, लेकिन तहरीक चल सकती है। इसके सर ये बताएं डॉक्टर साहब, लास्टली अगर रबिया के पास सवाल है तो जरूर पूछेंगे, मेरी तरफ से लास्टली सर ये बताइएगा कि एक साइड पे जैसे मैंने कहा वो पार्लियामेंट में वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, बैरिस्टर गौर साहब और हामिद रजा साहब वो कमेटी में बैठेंगे जो जजेस का वो फैसला करेगी। ये सड़कों पे भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट में इन्होंने प्रोसेस को ज्वाइन भी कर लिया। सर ये किस तरह की पॉलिटिक्स है सर? ये तो गुड का बैड का। थोड़ी देर पहले मैं अपना व्यू कोर कमेटी में दे चुका हूं, लेकिन मैं जो पार्टी की बात है वो वहां मैंने कर दी है, लेकिन मैं बतौर वकील पर्सनल अपनी ओपिनियन अब देने लगा हूं। सर मेरे ख्याल में सबसे पहले ये मुतालबा किया जाना चाहिए था कि इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए। इमरान खान पार्टी के हेड हैं, इमरान खान इस बात का फैसला करते